गुड इवनिंग बच्चों। मैं सुनील सांगवाल आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है आपका 2019 में पीएससीबी ने एक क्वेश्चन पेपर जो सेट किया था, तो वो क्वेश्चन पेपर जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसमें। ठीक है, तो आइए पहले सम पे आते हैं। हाँ जी, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स देन एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो अब आप देखिए कि पहले तो ये मतलब समझ लीजिए इसका क्या चीज है। तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब है कि आपने पहले एक्स के ऊपर जी अप्लाई करना है और फिर आपने एफ अप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, एफ कंपोजिशन जी जिस ऑर्डर में आपने लिखे हुए हैं, एफ और जी जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपने एक्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने हैं। पहले एक्स के ऊपर जी अप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फिर जो है वो एफ अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे पहला आप देखिए कि g की वैल्यू क्या है। तो g के फंक्शन को डिफाइन कैसे किया हुआ है? तो एक्सपोनेंशियल x किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आया आपके पास एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? लॉग ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे एक्स होता है तो यहाँ पे होता है लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ बनेगा लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स है तो यहाँ एक्सपोनेंशियल एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू लॉग ई। ये आपको पता है कि अगर पावर हो तो वो आप आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली पावर जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये आपके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अब log e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो x इंटू वन हो गया और ये आपका x आ गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी आंसर है, x। ये स्मॉल में चाहिए था। ठीक है, तो दूसरे सम पे आते हैं। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and a determinant is equal to 5, then adjoint of a determinant is। तो क्या कहा, क्या हुआ आपको? तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि एडजॉइंट ए और इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है ए का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर एन माइनस वन। ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर एन माइनस वन। अब ये एन क्या चीज है? तो एन जो है वो आपका ए का ऑर्डर है। अगर ए जो है वो 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू जो वो हम लेंगे वो 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3/3 का मैट्रिक्स था। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट वो आप देख रहे हो कि 5 है, तो यहाँ पे हम 5 और इसकी पावर जो है वो कितनी लगाएंगे? 3 - 1। 3 - 1 जो होता है वो 2 होता है, तो 5 रेज़ टू पावर 2 हो गया। और 5 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 25 होता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो 25 इज द आंसर। तो इसमें ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आई थिंक ये जो है वो 25 आप कर लीजिए, इसको डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, बस ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर एन माइनस वन। एन डिटर्मिनेंट, सॉरी, इसका मैट्रिक्स ए का जो है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, आगे अगला सवाल है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब आपको ये टेबल जो है वो लर्न होनी चाहिए कि साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू जो है वो 1/2 कब होती है? तो उसकी वैल्यू जो है वो पाई बाई सिक्स पे 30 डिग्री पे जो है वो आपकी साइन जो है साइन पाई बाई सिक्स जो है वो हाफ होता है। ठीक है, और ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स हो गया। और ये वैल्यू जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो साइन इनवर्स का जो आपने याद होगा कि आपको कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो -पाई/2 टू पाई/2 होती है, और ये वैल्यू पाई/6 जो हमने लिखी है वो इस रेंज के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो पाई/6 होगा, तो ये पाई/6 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, आपने इनके इन्वर्सेस के इन्वर्स फंक्शंस के सारों के डोमेन और रेंज को जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, बुक में आपके टेबल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सम पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर इज 4, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र -9 अपॉन x - 3
एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड m व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये कह रहा है कि इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ये 3 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी। तो कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए कि फंक्शन a वैल्यू के ऊपर x इज इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यूस होता है अगर लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि f इज कंटिन्यूस। f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a इफ दिस होल्ड्स। इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। क्या लिखा है मैंने, दोबारा फिर बोलता हूं मैं, f is continuous at x equal to a if limit of the function f at x is equal to a is equal to the value of the function at a। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। तो अभी आप देखिए कि इसकी लिमिट जो है, इस फंक्शन की लिमिट f की लिमिट जो है वो कितनी आ रही है। तो लिमिट हम यहाँ इवेल्युएट कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x, ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी 3 के ऊपर बात कर रहा है, तो हम 3 के ऊपर ही लिमिट चेक कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ये 9 है यहाँ पे। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 3, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं न्यूमरेटर को, x माइनस 3 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ठीक है, तो ये x माइनस 3 x माइनस 3 जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचता है लिमिट x अप्रोचेस 3 x प्लस 3। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये 3 वाली जो वैल्यू है सीधा सीधा इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 जो है वो 6 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास वो है फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। तो अगर ये लिमिट है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 के ऊपर। तो आप यहाँ बाय डेफिनेशन देखिए, इसमें डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 वो m है। ठीक है, अगर वो m है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब m की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू m है, आपको पहले भी बता दिया मैंने। तो दोनों इक्वल होनी चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो इसका मतलब आपका m जो है वो 6 होना चाहिए, और 6 जो है वो आपका बी आंसर में है। तो अभी आप देखिए कि इसमें जो है फंक्शन की ये वाला फंक्शन ही मैंने यहाँ पे क्यों चूज किया, तो यहाँ पे ये देखिए कि जब x 3 को अप्रोच कर रहा हो तो दैट मीन्स when x approaches 3, तो that means x is not equal to 3। ठीक है, जब x 3 को अप्रोच कर रहा हो तो इट मीन्स x is not equal to 3। ठीक है, तो not equal to के लिए आपके पास फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है x is not equal to 3, तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आपके पास ये रहेगी उस वक्त। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन चूज किया है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो हम आप आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए क्या किया हुआ हमने। चलिए जी आगे चलते हैं। तो अगला सम जो है आपके पास है डेरिवेटिव का, इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट x देन dy बाई डी एक्स इज कितना आएगा कहता। तो y क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट x। ठीक है, और लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन होता है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन टेंजेंट x हो जाएगा, और साथ में अकॉर्डिंग टू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x साथ में लिखेंगे आप। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x जो है वो कितना होता है, तो वो होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो अब आप इसमें आंसर में मैच कर लीजिए कौन सा है। तो ये वाला आप ऑप्शन देख रहे हो कि ये वाला जो है वो ये हमारा आंसर है, सीकेंट स्क्वायर अपॉन टेंजेंट x। ठीक है, तो ये आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम जो है इसके अंदर आपके पास इसको मान लीजिए कि ये i के इक्वल है। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, कौन सी प्रॉपर्टी है वो आप नोट कर लीजिए। एफ ऑफ ए सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू
0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस पे प्रॉपर्टी अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, तो 0 टू पाई बाई टू साइन 3/2 रेज टू पावर 3/2 एंड पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे भी आप इसी तरीके से साइन और कॉस की टर्म्स जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, वो मैंने लिख रहा हूँ। तो ये अब आपके पास क्या आएगा, तो ये जो है 0 टू पाई बाई टू, अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस की पावर 3/2 और एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से पहले वाला जो है ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये कॉस रेज टू पावर 3/2 एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 3/2 इंटू एक्स, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आप 1 नंबर कह लीजिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आप 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, तो ये भी आई है और ये भी आई है, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, ऊपर हमारे पास रहेगा साइन, दोनों को ऐड करना है आपने, 3/2x प्लस कॉस रेज टू पावर 3/2x, एक्स जो है वो थोड़ा नीचे लिखेंगे हम, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है वो साइन प्लस कॉस है, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस में है, या कॉस प्लस साइन में, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे भी आपका जो है वो साइन रेज टू पावर 3/2x प्लस कॉस रेज टू पावर 3/2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर नीचे जो है वो एक से ही हो जाएंगे, तो ये आपका कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो आपको पता है, 1 की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है, तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी एक्स है, ठीक है, 1 dx हो गया, और ये x की इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू पाई बाई टू, और वो आपकी वैल्यू पाई बाई टू माइनस 0 आ जाएगा, तो वो पाई बाई टू होता है, आपको पता है। अब ये जो है वैल्यू वो 2i के इक्वल है, अगर 2i जो है वो पाई बाई टू के इक्वल है तो 1i कितना होगा, तो वो पाई बाई 4 हो जाएगा आपके पास, ये आंसर है, पाई बाई 4 जो है वो आपका डी आंसर है, ये वाला आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आते हैं। तो नेक्स्ट सम में हमारे पास क्या है कि इसकी डिग्री बतानी है आपने, डिग्री क्या होती है, तो पहले आप बात कर लें, पहले हम बात करते हैं डिग्री की, ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें आपने देखना होता है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा आता है, ठीक है। एक आपके पास देख रहे हो कि ये भी आ रहा है आपके पास, dy/dx भी आ रहा है, एक डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है, ठीक है। और इससे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब कि इसका फिर डेरिवेटिव जो है वो ऐसा कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, ये चीज अलग है, ठीक है, ये डेरिवेटिव का पावर 3 है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, तो ये तो है नहीं। तो सबसे ज्यादा पावर का कौन सा हुआ, ये वाला, पावर का नहीं कहेंगे, ऑर्डर का डेरिवेटिव कहेंगे। तो ये जो है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास, तो ये इसकी डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो कि ये जो ऑर्डर है इसका 2 है, ये ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, ठीक है। अगर पूछा हो, आपसे पूछा हो कि कितना ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर तो 2 है, ठीक है। और इसमें जो है डिग्री की बात करें, तो डिग्री जो है इसकी पावर कितनी आ रही है, मतलब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे तो वो आप देख रहे हो कि 1 पावर होती है ये, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, तो वो डिग्री होती है, ठीक है। तो ये 3 को हम नहीं काउंट करेंगे, इसको तो आपने भूल जाना है कि ये भी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है और उसकी पावर को आपने चेक करना है, तो इसकी पावर जो है वो 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सम पे आते हैं। हमारे पास 8th सम जो है वो है, अगर आपको कोई एक अपना वेक्टर दिया हो, ए वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो आपके पास ये वाला ए वेक्टर है जी, क्या लिखा हुआ है, 2i प्लस 3j माइनस 1k, ठीक है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है आपने, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके और इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा जी, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 13, 4 प्लस 9 13 होता है, प्लस 1 14 अंडर रूट आ जाएगा ये। तो 14 अंडर रूट कहाँ है, तो ये वाला 14 अंडर रूट है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। अब आगे देखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, दिस इज आर। तो क्या कहता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और प्लेन
जो है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो जिसके सारे प्लेन्स जितने भी पैरेलल होते हैं उन सभी की डायरेक्शन रेशियो से सेम होती हैं, सेम या प्रोपोर्शनल होती हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो अब आप इसमें देखिए कि इसकी डायरेक्शन, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, वो क्या होती है, तो आपने नोट रखना है कि इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ही होते हैं, ये नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स प्लेन की इक्वेशन में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि प्लेन की इक्वेशन में जो है वो इसकी डायरेक्शन रेशियोज जो फिर नॉर्मल की क्या बनेगी, यहाँ से x के साथ 3 लगा हुआ है तो 3, और y के साथ कुछ नहीं है तो 1, और इधर z के साथ माइनस है तो ये -1 हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन रेशियो है आपकी किसकी, इस प्लेन के नॉर्मल की, नॉर्मल की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ये, ठीक है। अब कोई भी प्लेन जो होगा जो इसके पैरेलल होगा तो उसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज भी सेम ही होती हैं, ठीक है। जितने भी प्लेन होते हैं, देखिए आप एक प्लेन आपके पास मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक प्लेन जो है वो आपके पास, मैं यहाँ दूसरा बना देता हूँ, ये भी प्लेन है मान लीजिए, तो ये दोनों प्लेन अगर पैरेलल हैं तो इनके जो नॉर्मल होते हैं तो वो एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए जो दोनों की डायरेक्शन रेशियोज जो है वो सेम है। ये आपका ये प्लेन है, कोई भी पैरेलल प्लेन इसके जो है वो ऐसा होगा, और इसकी डायरेक्शन, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो जो होगी पहले वाले की, वही दूसरे वाले की डायरेक्शन रेशियो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि यही नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज रहेंगी। तो 3 1 -1 कौन सा ऑप्शन है, 3 1 -1 आपका ए ऑप्शन है जी, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आते हैं। If E and F are independent events and probability of E is 1/2 and probability of F, capital F कर लीजिए, is equal to 1/3, then probability of E and F is, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ, और इसमें दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन ही आप लर्न कर लीजिए। तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। ए और बी की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको ये इंडिपेंडेंट के लिए होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या लिखा है मैंने, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तब आपके पास ए और बी, ए एंड बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो अब आपने ये इंडिपेंडेंट पहले से हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें सॉरी, यहाँ पे हमारे पास नाम जो है वो ई और एफ है, तो यहाँ पे ए और ए बी की बजाय जो है वो ई एफ लिख लीजिए, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज कितनी दी हुई है, 1/2 1/3, ठीक है। तो ये आपके पास 1/6 हो गया। तो 1/6 वाला ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट सम है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपका क्वेश्चन, इसको मैं पहले जो लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो एफ ऑफ ए फिर क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 2 टाइम्स ए प्लस 3 इंटू आई। ये आई जो है वो आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये वाला आई जो है वो नोट कर लीजिए इसको, कि ये हमने साथ में अपने तरफ से लगा देना है, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये आपने नोट रखना है। ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इसको ऐसा समझिए कि इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो 1 को जो है वो मैट्रिक्स में हम आई से डिनोट करते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी नंबर में होती है, ठीक है। रियल नंबर की आइडेंटिटी 1 होती है और मैट्रिक्स की आइडेंटिटी आई होती है, ठीक है, ये ऐसा है। तो अब हम इसको देखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू जो है वो देखिए अब क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है आपको 2 3 1 -5,
2 3 1 -5 और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 और -2 टाइम्स ए 2 1 3 -5, ठीक है, और +3 × i। अब i क्या होता है, तो i के डायगोनल एलिमेंट्स, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, ये 1 1 होते हैं और बाकी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे 0 होते हैं, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक वाई से मल्टीप्लाई करते हैं या आई को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो ए ही रहता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, इसको मत नोट करना ज्यादा। दैट इज अगेन इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 हो गया, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 हो गया, फिर इस 2 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 हो जाएगा, इस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -5 है, इधर 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो 6 हो जाएगा, -5 को +3 से मल्टीप्लाई करोगे वो -15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे ये आपका 1 × 3 3 हो जाएगा, -5 × -5 जो है वो +25 हो जाएगा, तो ये आपका a² हो गया जी, ठीक है। और ये 2 जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, 1 2 2, 3 2 6 और 5 2 10, ठीक है, तो -10 हो गया जी आपके पास, और प्लस ये वाला 3 0 0 3, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, पहले वाला क्या बनता है, 4 + 3 जो है वो 7 हो गया, 2 - 5 -3 हो गया, और 6 - 15 जो है वो -9 हो गया, और 3 + 25 जो है वो 28 हो गया। ये वाली वैल्यूज जो है वो आपके पास रहेंगी इसमें, ठीक है, -4 2 6 -10 और +3003, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ घटाओ देख लीजिए, इसमें 7 - 4 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, ठीक है, -3, ये -2 तो -5, तो ये -5 आ गया आपके पास, -9 -6 -15 होता है, ये -15 आ गया, और 28, और ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस के आगे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस के 10 हो गए हैं ये, तो 28 + 10 38 होता है, 38 + 3 जो है वो आपका 41 हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है वो रहेगा, ठीक है, यही FA है, दिस इज FA, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, नोट कर लीजिए। अगला सम देखते हैं। अगर कहता फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है, y = sin इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। y = sin इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है। तो आप क्या करें, इसमें dy/dx इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करें, तो दैट इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव इसका क्या होता है, 1/1 - 2x/1 + x², और फिर इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये इसका डेरिवेटिव, और साथ में जो इसका आर्ग्यूमेंट है साइन इनवर्स का, उसका फिर डेरिवेटिव हम करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, 2x/1 + x², ठीक है। तो ये डेरिवेटिव होगा इसका, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, 1/1 + x² और इसका स्क्वायर -4x², ठीक है, इसका स्क्वायर खोल देंगे आप, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + x² होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 + x² और फिर इसका स्क्वायर और 1 + x² और ऊपर डेरिवेटिव वो 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका x था, -2x और ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वो 2x फिर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये क्या बनता है आपके पास, तो ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है,
और इसका अंडर रूट भी है, आप देखिए कि अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट है तो ये वाला अंडर रूट और इसके साथ ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपका 1 + x² आ जाएगा ऊपर पर, ऊपर की साइड में आ जाएगा, ये वाला उठ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। और नीचे हमारे पास इसका स्क्वायर खोल दें हम, तो 1 + x4 + 2x², ठीक है, -4x²। ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट साइन के अंदर ही रहेगा अभी। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो 2 × (1 + x²) - 4x²। ठीक है, ये आपका यहाँ बचा हुआ है, और 1 + x² और इसका एक स्क्वायर जो है वो बचा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि 1 + x² और एक 1 + x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, एक पावर रह जाएगी यहाँ पे, 2 की बजाय अब 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो और क्या बनता है, अब देखिए इसको, तो दैट इज अगेन इक्वल टू 1 2। ठीक है, ये 2 कर लेते हैं, और प्लस x² ही होता है, और 2x² हो जाएगा। 2x² में से 4x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का जो है वो आपका हो जाएगा -2x², तो -2x²। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। और क्या आएगा आपके पास, इधर देखिए, इधर 2x² में से -4x² करेंगे तो -2x² हो जाएगा, तो ये आपका 1 - x², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आपने कि बनता है कि नहीं बनता है, फिर इसका अंडर रूट है। और साथ में क्या है आपके पास, ये हो गया था, और ये हमारे पास अभी बचा हुआ है 1 + x² बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है, और ये अंडर रूट साइन जो है वो यहीं तक है। तो अब आपका ये स्क्वायर और ये अंडर रूट साइन जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, किसके साथ, इस स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास क्या बचा, तो दैट इज इक्वल टू, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - x²। ठीक है, और नीचे हमारे पास 1 - x² ही आएगा। ठीक है, और एक आएगा हमारे पास 1 + x²। ठीक है, तो ये भी अब आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचा हमारे पास, दैट इज अगेन इक्वल टू 2/1 + x², और यही आपका आंसर है। ये डेरिवेटिव आ जाएगा। थोड़ा देखने में मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है, अब करोगे तो हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ जी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का सम है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप कर दीजिए सीधा सीधा, ये तो बहुत इजी सम है, आपको आता भी होगा। तो x² का जो है इंटीग्रेशन x³ इंटीग्रेशन ही लिखते हैं सीधा इंटीग्रेशन ही लिखते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो है आपके पास x³/3। ठीक है, x² की इंटीग्रेशन x³/3, और 1 की इंटीग्रेशन होती है आपके पास x। ठीक है, और इसके लिमिट्स जो है वो 2 to 4 है। ठीक है, तो पहले आप 4 पुट कर दीजिए इसमें, तो 4³/3 -4, पहला तो ये हो गया, इसमें से आपने 2 पुट करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2³/3 -2, ये वाला आप इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी क्या बनती है, 4³ 64 होता है, 64 डिवाइडेड बाई 3 -4। ठीक है, माइनस, और ये 8/3 -2। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 68 -8, ये कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया 56। ठीक है, 56/3 हो गया जी। इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं ना, तो ये 56/3 हो जाएगा। और -4, और ये माइनस के आगे, ये वाले माइनस के आगे फिर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे, -4 + 2 हो गया ये असल में। तो -4 + 2 जो है वो -2 होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 56/3, और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 2 3 6 होता है, ये 6 हो गया, तो ये 50/3 जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। अगला देखते हैं, टेंजेंट की इंटीग्रेशन बोल रहा है कि टेंजेंट को इंटीग्रेट करिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है, इसको आप नोट कर लीजिए अगर करना हो तो। टेंजेंट की इंटीग्रेशन है हमारे पास, कैसे करते हैं देखिए, इंटीग्रेशन टेंजेंट x dx। इंटीग्रेशन साइन, पहले साइन, इस टेंजेंट की आप डेफिनेशन को याद करिए, ये साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, साइन x/cos x dx। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि
अगर नीचे इसको टी पुट करते हैं, cos x को टी पुट करते हैं तो ये ऊपर माइनस डी टी बन जाता है। ठीक है, तो नीचे टी पुट करते हैं, cos को टी पुट करते हैं तो नीचे डी टी हो जाता है। ठीक है, क्या पुट किया है, cos x इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। ठीक है, तो ये आपका डी टी हो जाएगा। अगर ये डी टी है तो इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स जो है वो माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिख लेना है। तो अब ये आपका हो गया माइनस डी टी ओवर टी, और माइनस डी टी ओवर टी जो होता है वो माइनस लॉग मॉडुलस टी होता है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो माइनस लॉग कॉस एक्स हो गया जी आपके पास मॉडुलस में प्लस सी। अब ये माइनस जो है शुरू में माइनस लगा हुआ है जो वो आप एज अ पावर आप लिख सकते हैं इसको, तो लॉग कॉस एक्स रेज टू पावर -1। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ये लॉग के रूल्स है हमारे पास, तो उससे हमने ये लिखा, तो दैट इज अगेन इक्वल टू, अब कॉस का ये असल में रेसिप्रोकल है, ये -1 जो होती है पावर वो रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/1 कॉस जो होता है वो सीकेंट एक्स होता है। ठीक है, तो ये सीकेंट एक्स प्लस सी मॉडुलस आपका आंसर रहेगा, ये आंसर है। इससे पहले जो है वो आपका ये भी एक आंसर है। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो इसके वैलिड आंसर्स है, नोट कर लीजिए। अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर कर देना है ताकि ये औरों तक भी पहुंच सके। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, तो अगला सम देखते हैं हम। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली 16th सम है ये आपका। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर व्हेन y0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, y0 इज 3, तो मतलब x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू 3 होती है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये है, तो डी वाई बाई डी वाई जो है वो आप, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है जिसमें आप x एक तरफ और y एक तरफ कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं वैसे ही करने जा रहा हूँ। तो डी एक्स डी वाई जो है वो हमने एक तरफ रखा और बाकी का जो है वो हमने दूसरी तरफ कर दिया, तो ये आपका बन गया ये। ठीक है, अब आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y की डी वाई की इंटीग्रेशन जो है वो y होती है, और इधर जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो आपकी होती है टेंजेंट इनवर्स। तो ये टेंजेंट इनवर्स x हो गया, और साथ में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। अब y0 जो है वो 3 है आपके पास, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0 प्लस सी। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 0 कितना होता है, तो वो 0 ही होता है, आपको पता है। तो 3 इज इक्वल टू 0 प्लस सी आ गया, तो दैट मीन सी इज इक्वल टू 3। अब ये जो सी की वैल्यू आई है वो वापस उठा के आपने यहाँ पे रख देनी है, तो देयरफॉर y is equal to tangent inverse x plus 3 is the required equation, required solution of the equation। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दिए हुए सम्स आपको पसंद आए हैं और समझ में भी आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।